One, we'll be starting. Your scenario is your consultant has asked you to see Mrs. Anjum, who has had a long history of anxiety and depression. She has shown a partial response to antidepressant but remains anxious and is very negative, avoidant, and catastrophic in her thinking. Your consultant has suggested she be referred for cognitive behavior therapy. Now, you have to start to talk to Mrs. Anjum and explain her what CBT is, as she knows nothing about CBT. So you can start now. सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसिज अंजुम, मुझे बताया गया है कि आप जो हैं उनके साथ जो है आजकल कुछ मुश्किलात चल रही हैं, ठीक है, और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करा दूं कि मेरा नाम डॉक्टर समिया है, मेरा ताल्लुक शोबा नफ्सियात से है और आज मेरे मोहतरम डॉक्टर साहब ने मुझे आपसे आपकी बीमारी के मुतालिक और इलाज, मुआवजे और तशख़ीस के मुतालिक बातचीत करने के लिए कहा है। इसमें मैं आपसे आपकी बीमारी के मुतालिक भी बात करूंगी और इलाज के बारे में भी बात करूंगी। ख़ुसूसन जो है वो बातचीत के ज़रिए जो इलाज किया जाता है साइकोथेरेपी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में ये है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि और कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन लूंगी जो कि हमारे दरमियान ही रहेगी, ठीक है। तो हो सकता है वक्त की कमी के बायस मुझे आपको बीच में टोकना पड़े, तो उसके लिए मैं पहले से माजरत खा हूँ। तो मिसेस अंजुम, आप बताएंगी कि आजकल आपके साथ क्या मसाइल चल रहे हैं? बेचैनी होती है, घबराहट होती है, कुछ करने को दिल नहीं करता, बस ऐसा लगता है अभी कुछ हो जाएगा। और ये बात शायद आपको पहले बताई गई है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बताई गई है। अच्छा, ये बताइए कि इन सारी चीज़ों के लिए आपने पहले दवाई भी इस्तेमाल की है, उसके वो आपके ऊपर किस तरह से असरात मुरतब कर रही थी? दवाई मैं खा रही हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी भी ये कुछ अलामतें चल रही हैं, जिसके लिए मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मुझे कुछ और इलाज की ज़रूरत है। ठीक, ठीक, ठीक। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आपको जो है वो साइकोथेरेपी या बातचीत के ज़रिए जो है वो इलाज के लिए कहा गया है। तो आप डॉक्टर साहब मुझे ने मुझे कहा बताएँ? था कि सीबीटी करवानी है, मुझे उसका जी, नहीं जी, जी। पता। मुझे जी हाँ। उसके बारे में शायद आपने बताना था। जो अभी आप जो बात करी, वो तो साइकोथेरेपी की बात करी। मुझे जी, डॉक्टर ने जी। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो सीबीटी का था। बिल्कुल, बिल्कुल। मिसेस अंजुम, जो साइकोथेरेपी है उसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं और उसी में से एक सीबीटी है जो कि ज़्यादातर डिप्रेशन में इस्तेमाल होती है, जो कि आजकल आपको है। तो आप मुझे बताएँगी कि आप सीबीटी के बारे में क्या जानती हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। शायद ये भी आपको डॉक्टर साहब ने शुरू में बता दिया था कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि सीबीटी क्या है। ठीक, 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 ठीक। तो आप इसके बारे में क्या-क्या जानना चाहेंगी? जो कुछ भी आप मुझे बताना चाहें इसके बारे में, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता। सीबीटी क्या ठीक। होती है, कैसे होती है, किस तरह होती है, क्या काम करती है, किस तरह काम करेगी, कैसे काम करेगी, क्या मुझे करना है, क्या डॉक्टर से मुझे एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, सारी बातें बता दीजिए। ठीक है जी, ठीक है। सीबीटी जो है इसको हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, ठीक है। ये बातचीत के ज़रिए से इलाज है और ये इलाज जो है ये उन मरीज़ों के लिए होता है जिनमें डिप्रेशन या मायूसी की बीमारी हो जाए, एंग्ज़ायटी या परेशानी की बीमारी हो या उनमें सोच की गलतियाँ हों। इसी तरीके से उनके बर्ताव में भी अगर कुछ मुख्तलिफ मसले मसाइल दरपेश आ रहे हैं और उनकी जो है वो मेडिसिन उनके ऊपर इतने अच्छे असरात मुरतब नहीं करती, तो हम जो है वो बातचीत के ज़रिए से जो ये इलाज है इसको हम लोग साथ में शामिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है। मिसेज़ अंजुम, आप मेरी बात समझ रही हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। इस तरह का इलाज में तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं, लेकिन ये मरीज़ के ऊपर मुनहसर है कि वो कितना
जल्दी इस चीज़ को समझता है और कितना जल्दी इस चीज़ से ठीक होता है। तो उसके मुताबिक हम वक़्त ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है? और ये इस तरीका इलाज में मरीज़ जो है उसमें हम सबसे पहले उसकी जो सोच की गलतियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं और उसकी जो शख्सियत है और उसके जो बर्ताव के और मिजाज के अंदर जो मसले मसाइल हैं, उनको एक ख़ास तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है। और फिर जो है मरीज़ के साथ बात की जाती है कि हम अगले दिनों में इनमें से किन-किन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? फिर अगले चंद सेशंस में उन चीज़ों के ऊपर बात की जाती है और उनका हल निकाला जाता है। और साथ-साथ में हम लोग जो है वो कुछ हमारे पास टेस्ट होते हैं उनके ज़रिए से हम लोग मालूम करते हैं कि आपकी जो इस तरह का इलाज से आप में कितनी बेहतरी आ रही है। ठीक है मिसेज़ अंजुम? आप समझ रही हैं जी मेरी बात को? बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। और जी। और फिर जो है हम लोग जब आप में बेहतरी आने लगती है तो फिर हम लोग जब और हमारा जो हमने जो बनाया था टास्क जिसके ऊपर हमने काम करना था वो हमारा मुकम्मल हो जाता है तो फिर जो मुआलिज है और जो मरीज़ है उसके दरमियान जो है हम लोग जो है बॉन्ड को ख़त्म करते हैं तरीके से 2-3 सेशंस में और उसमें फिर उनको बताया जाता है आखिरी सेशंस में कि आप किस तरीके से इसको असल ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। ठीक है जी? समझ आई मिसेज़ अंजुम? इसमें डॉक्टर जी। साहब मुझे ये बताइए कि मुझे ये कहा गया था कि जो मेरे ताल्लुकात हैं लोगों के साथ या जो मेरी कैफियत होती है उसके बारे में बात होगी। सो क्या ये इसमें मुझे आप बता सकती हैं कि उस सीबीटी में मेन जो चीज़ है जिस पे मुझे काम करना है वो क्या-क्या हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल मिसेज़ अंजुम उसमें इस तरह से होगा कि आपकी जो सोचें हैं ये सोचें जो है इसमें कुछ न कुछ ऐसे नकाइस आ गए होते हैं जिसकी वजह से आपके मिजाज में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं और आपके मिजाज में और आपके मूड में तब्दीलियाँ आती हैं तो आपके बर्ताव में भी तब्दीलियाँ आती हैं आपके बर्ताव में तब्दीलियाँ आती हैं तो आपके जो रिलेशनशिप हैं या फिर आपके जितने भी ताल्लुकात हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता है। तो जब हम आपकी सोच जो है उसके ऊपर काम करते हैं और उसको ओके, बेहतर करते थैंक यू हैं, वेरी मच डॉक्टर साहब। तो इस तरह से आपके ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं। ठीक है? आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। कुछ पर्चरात हैं जो मैं आपको दे दूँगी और वो आप इससे मज़ीद तफ़सीलात ले सकते हैं और मैं आपके डॉक्टर से भी बात करूँगी। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, एक दफा फिर कहता चलूं कि आप कोशिश करें टाइम फ्रेम का ख्याल करें। डोंट वेस्ट टाइम ऑन irrelevant. Absolutely remain focused. Okay, candidate number 2. Yes, sir. Okay, the scenario for you: you are an SHO on call. Earlier today you saw a 27-year-old man. He had a 3-year history of schizophrenia, non-compliance with medication, and was acutely psychotic with paranoid delusions. He was also voicing thoughts of violently attacking a neighbor whom he thought was spying on him. He was lacking insight and was refusing to come into the hospital. You are unable to contact the family members and you felt that you have no option but to detain him under the section of Mental Health Ordinance 2011. It is early evening and his father come to the hospital. He has requested you to see you. The nursing staff tell you that he wishes to know why his son was detained in hospital. You have to speak to the father and answer his questions. Yes, sir. Start. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर तहसीन हूँ। मेरा ताल्लुक शोबा नफ्सियात से है और मुझे आपका बेटा हमारे पास इमरजेंसी में दाखिल है। मैं उनका इलाज कर रहा हूँ और मुझे बताया गया है कि आपके ज़हन में कुछ सवालात ऐसी हैं जिनके आपको जवाबात चाहिए। तो उस हवाले से हमारा ये सेशन है और उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे और जो भी आपके सवालात हैं आपने नहीं रुकना। जो भी आपके ज़हन में सवालात आ रहे हैं आप खुले तरीके से आप पूछ सकते हैं और मैं आपकी यहाँ पर जो हेल्प है, मदद है उसके लिए यहाँ मौजूद हूँ। जी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर है। डॉक्टर साहब, पहले तो ये पूछना था कि आपने मेरे बेटे को अस्पताल में जबरदस्ती रख लिया, तो क्यों जी, उसको रखा, वजह सबब क्या बनी? जब मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2011 के मुताबिक हमारे पास इमरजेंसी पावर होती है, इसमें सेक्शन क्लास 3 सेक्शन 14, जिसके मुताबिक कोई भी पेशेंट जो कि अपनी ज़ात के लिए या सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो, हम उनको डिटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं और उनकी बेहतरी के लिए। तो तो डॉक्टर इसलिए साहब, मैंने कितनी देर के लिए मेरा बेटा यहाँ अस्पताल में रह सकता है इस सेक्शन के मुताबिक? इस सेक्शन के मुताबिक इमरजेंसी पावर्स हमें बताती हैं कि 48 आवर्स तक हम उसको डिटेन कर सकते हैं। और और इसके अगर दौरान डॉक्टर साहब 48 घंटे में वो ठीक ना हुआ तो फिर क्या होगा? फिर हम उनको इन पेशेंट भेज सकते हैं और वो 28 डेज तक हम उनको मजीद डिटेन कर सकते हैं फॉर फर्दर असेसमेंट, जिसके लिए क्लास 3 सेक्शन 12 एंड 11 हमें इसके हवाले से सपोर्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर आप ये सेक्शन लगाते हैं तो क्या आप उसको दवाई खिला सकते हैं, या जैसा कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि डिटेन कर सकते हैं, कि सिर्फ उसको रखना है अपने पास, या उसको दवाइयां भी दे सकते हैं? जी, हम उनको ना सिर्फ अपने पास रखते हैं बल्कि दवाई भी दे सकते हैं। ओके। और डॉक्टर साहब, मुझे बता सकते हैं कि अगर ये सेक्शन सपोजिटली आप का पहला सेक्शन भी एक्सपायर हो गया, 48 घंटे के लिए आपने रखा, फिर आपने उसको अगला सेक्शन लगा दिया और कुछ दिनों के लिए और रख लिया, 2-3 हफ्तों के लिए, और फिर भी बात ना बनी, तो फिर क्या होगा? फिर हम उनको फर्दर 6 मंथ्स तक भी डिटेन कर सकते हैं। और इसमें डॉक्टर साहब क्या चांसेस हैं कि वो किसी तरीके से बाहर निकल जाए? बाहर से क्या मुराद है मोहतरम, आप मतलब रिपीट कर अस्पताल सकते से हैं? बाहर चला जाए, वो ना रहना चाहे, एडमिट ना होना चाहे, आपने सेक्शन लगाया है, अस्पताल में रखा है, और अगर वो सपोजली कोई वकील कर लेता है, वो कोर्ट में केस कर देता है, फिर क्या होगा? जी बिल्कुल, उसका हक है, कोर्ट के थ्रू वो अपील कर सकता है। अगर लेकिन वो अपील सिर्फ एक बार कर सकता है। उसमें जाहिर है कि हमारी भी राय होगी, लेकिन जो इसका जो मेन फैसला है वो मजिस्ट्रेट ही करेगा। सो मजिस्ट्रेट अगर डॉक्टर साहब फैसला करे कि जी ठीक है, आप इसको रख लें, अपने पास असेसमेंट कर लें, लेकिन वो स्किज़ोफ्रेनिया का उसका डायग्नोसिस है, पहले से सब जानते हैं, दवाइयां वो छोड़ देता है, तो हमारे पास और क्या हल है? जी कोई मोहतरम, और इसके हवाले कानूनी से हम तौर पे ऐसा हल है कि मेरा बेटा जो है वो दवाइयां खानी शुरू कर दे? जी हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जिसमें सेक्शन 54 में अलाउ करता है कि हम उनको ईसीटी भी दे सकते हैं, और ताकि उनमें जल्दी बेहतरी आए और मेडिसिन के हवाले से वो लेना शुरू कर दें। लेकिन डॉक्टर साहब, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वो उस बीमार है और वो इलाज मुआवजे के लिए तैयार नहीं होता, तो क्या हम जबरदस्ती इलाज कर सकते हैं, और कितना अरसा हम जबरदस्ती इलाज कर सकते हैं? जब पेशेंट बीमार है और उसकी इंसाइट यानी कि उसके बारे में शऊर नहीं रखता, तो हम जब तक ये शऊर वापस नहीं आता हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और ये टाइम ड्यूरेशन मुख्तलिफ सेक्शन में मुख्तलिफ है, और जो हमें अलाउ है वो 6 माह के लिए हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर फर्दर हम उनसे मजिस्ट्रेट के थ्रू दोबारा हम अपील करते हैं और ये एक्सटेंड भी करवा सकते हैं ड्यूरेशन। सो इसका मतलब ये कि डॉक्टर साहब, आप जो मुझे बता रहे हैं कि आपने जब उसको सेक्शन लगा दिया तो आपने पहले दिन से उसका इलाज शुरू कर दिया, और 3-4 हफ्ते आप उसको रखेंगे एक सेक्शन के तहत, तो उसमें उसका इलाज इतना हो जाएगा कि उसमें बेहतरी आ सके, यही कह रहे हैं आप? जी 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 ओके। और इसके अलावा कोई और बात अगर आप मुनासिब समझे मुझे बताना चाहें? जी, इसमें जैसे आप पहले आप मौजूद नहीं थे, आप वापस आ गए हैं, तो हम उनकी मर्ज़ की नोयत के बारे में, उनकी अद्वियात के बारे में, उनके मुज़र असरात के बारे में, और कितना हमारे पास इनका स्टे यहाँ रहना है, क़याम होगा, और इसके बारे में आपको हम ज़रूर बताएँगे, ये आपका हक़ है। ठीक। और डॉक्टर साहब, मुझसे आपने कोई और बात मालूमात लेनी जी, है?
जी, आपके तावन का बेपनाह शुक्रिया, लेकिन हम आपसे मरीज़ की जो रिकॉर्ड है वो लेना चाहेंगे, जिन डॉक्टर साहबान से वो ट्रीटमेंट लेते रहे हैं और जिस दवाइयों से आराम आया है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह, और इसके अलावा कोई सब्सटेंस यूज़ के हवाले से हम कुछ चीज़ें ज़रूर आपसे पूछेंगे। आपके तावन का बेपनाह शुक्रिया बहुत और शुक्रिया टाइम डॉक्टर की साहब, किल्लत के बाइस जी शुक्रिया। थैंक यू, गुड, परफॉर्म द टास्क इन टाइम। सो कैंडिडेट नंबर 3। सर कैंडिडेट नंबर 3 इज हियर विद अस, लेकिन वो मैंने उन्हें स्टार्ट में म्यूट किया था और अब वो खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रही। आई थिंक क्योंकि लोग Hello? ज्यादा हैं हम कॉल में। कैंडिडेट नंबर 3 को बाद में कर लेंगे, इसको Can you मैं hear me? साइड पे रख रहा हूँ। कैंडिडेट नंबर यस 4। वी कैन हियर यू। ओके, शी हैज अनम्यूटेड हरसेल्फ सर, तो वो कर सकती हैं। Okay, candidate number 3, are you there? Yes, sir. Okay, shall we start? For this मैं आपकी घंटियों का Yes, इंतजार sir. कर रहा हूँ। सर वो पिछले वाले पेशेंट ने टाइम से वो डॉक्टर साहब ने टाइम से पहले ही खत्म कर लिया, इसलिए बेल नहीं की। तो कोई नेक्स्ट बात आप नहीं, जैसे बेल क्वेश्चन फिर भी पूछते हैं तो देते मैं रहो। टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, टाइमर स्टार्ट रखो और बेल देते रहो ताकि ये लोग सीक्वेंस में रहें। ओके, कैंडिडेट नंबर 3, Yes, sir. shall we start? Yes, sir. Okay, you have been asked to see Mr. Asim. He is a 34-year-old man by the orthopedic team. He has history of schizophrenic illness, but has been well for a number of years and is currently working. He has been admitted with a fractured leg after being hit by a car. The orthopedic surgeon wants to take him to the theater to operate on his leg. He is refusing to have internal fixation and says that his leg will get better by itself. Interview him and assess his capacity to make such a decision. A capacity to make such a decision to refuse the surgery. I'm waiting, Doctor Sir. Capacity assessment. सर आई थिंक वो म्यूट हो गई हैं फिर से। Okay, we'll move to candidate number 4. Is candidate number 4 here? यस सर। Okay, shall we start? यस सर। सर Please सेम set स्टेशन। the timer, please, and ring the bell. Okay. You are a psychiatrist in the team who is looking after Mr. Harris, a 27-year-old married man who has recently been diagnosed with schizophrenia. You are meeting Harris' wife, who has asked to speak to a doctor about the drugs that Harris is taking. His current treatment is risperidone 4 milligrams per day. Discuss the drug treatment for schizophrenia with her. You are expected to discuss psychosocial interventions for schizophrenia as well. Clear? यस सर। Okay. G doctor, go ahead. अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहा गया है कि मैं आपसे आपके हस्बैंड शोहर जो कि जिनका नाम हारिस है, उनकी बीमारी से मुतल्लिक कुछ बातचीत करूं। जैसे कि मुझे बताया गया है कि उनकी ये बीमारी, जिसे उर्दू में मालिक-होलिया और स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, उसके लिए वो पहले से ही दवाइयाँ ले रहे हैं। थोड़ा-सा आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप उसके बारे में क्या जानना चाहेंगे मुझसे? डॉक्टर साहब, मुझे कुछ सवालात थे मेरे दिमाग में जो मैं पूछना चाह रही थी अपने खावन के इलाज के बारे में। कि पहली चीज़ तो ये कि ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं,
आपने कहा मालखोलिया, मुझे किसी ने कहा था कि ये इसको इंशिकाक ज़हनी बोलते हैं, इंशिकाक या इश्काक ज़हनी बोलते हैं, इस तरह का कोई नाम, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया यस अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं? जी, इन दवाइयों का काम ये होता है कि हमारे दिमाग के कुछ कीमियाई जो मादे बढ़ जाते हैं, जिसमें से एक का नाम मैं आपको बता दूँ, जिनका नाम डोपामिन है, वो बढ़ जाता है। तो इन दवाइयों का काम ये होता है कि उनमें कमी करना, ताकि मरीज़ की तबीयत में बेहतरी आ सके। तो डॉक्टर साहब, ये जो दवाई है रिस्पेरिडोन, ये जी। कैसे काम करती है? अच्छा, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं हमारे पास, जिसे मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक नफ़्सियात की दवाइयाँ हैं। उनमें से जो रिस्पेरिडोन है वो सेकंड जनरेशन है। करती ये है कि ये हमारे दिमाग के कुछ केमिकल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डोपामिन और सेरोटोनिन, उन पे काम करती है। उनकी शरह को ये दिमाग में कम करती है, जिससे इंसान की जो सोचें होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान को कानों में आवाज़ें आना, शक-शुबे होना, इस तरीके की जो अलामात होती हैं, जो गैर मामूली होती हैं, उनमें कमी ले आती है इस केमिकल को कम करने से। तो डॉक्टर साहब, ये दिमाग, पूरे दिमाग पे असर करती है या दिमाग के भी कुछ मखसूस हिस्से हैं जहां ये दवाइयां काम करती हैं? जी, ये दिमाग के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर या कुछ रिसेप्टर्स पे ही करती है, पूरे दिमाग पे नहीं करती। जहाँ-जहाँ पे उस मादे का असर होता है, उसकी डोपामिन का, वहीं पे वो जाके एक्ट करती हैं, अमल करती हैं। सो इसका मतलब ये कि दिमाग के खास हिस्से पे ये असर करती हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो अगर ये किसी खास हिस्से पे असर करती हैं, तो ये सिर्फ बीमारी को ही ठीक करती हैं या कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं इसके? जनाब, इनसे साहिबा, कुछ ऐसा भी होता है कि इससे कभी-कभार कुछ नुकसानात या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, जिसमें जिस्म में कँपकँपी भी आ जाती है, थूक का ज़्यादा आना, या जिस्म में कभी-कभी धीमापन आ जाना, कभी-कभी गर्दन का मुड़ जाना, और एक गैर मामूली चेहरे पे हरकत भी शुरू हो जाती हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ इसके हैं इसके। तो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, उनके लिए फिर डॉक्टर साहब क्या करना है? जी, बिल्कुल, इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें सबसे पहले जो दवाई को इस्तेमाल देना होता है, वो बिल्कुल कम मिक़दार में देना होता है, और आहिस्ता-आहिस्ता उस मरीज़ को मॉनिटर भी करना होता है कि उन दवाइयों से उसे बेहतरी भी आ रही है, और उन दवाइयों से कोई मनफ़ी असर तो उस पे नहीं आ रहा। तो इसमें एक तो ये होता है कि हम मरीज़ को बुला के उसको देखते भी रहें, मॉनिटर करते रहें। दूसरा, एक दवाई होती है जिसे प्रोसाइक्लिडिन कहते हैं, वो भी दी जाती है इन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए, ताकि मरीज़ को कोई नुकसान ना हो। तो डॉक्टर साहब, इस दवाई को हम किस मिकदार में दे सकते हैं और दिन में कितनी दफा देना जरूरी है? क्या एक दफा देने से बात बनेगी? जी, ये मरीज़ की अलामात पे भी मुनस्सर करता है। सबसे पहले हम मरीज़ को हमेशा कम ही मिक़दार में दें, जैसे कि रिस्पेरिडोन को 2 एमजी से हम शुरू करते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता 4 एमजी और 8 एमजी, हम आहिस्ता-आहिस्ता मरीज़ का रिस्पॉन्स भी देखते रहते हैं, और इस तरीके से हम इसको बढ़ाते हैं दवाई को। इस क्या ये दवाई सबसे पहली दवाई है जो मरीज को शुरू कराई जाती है, या कोई और भी दवाई है जो हम पहले दे सकते हैं? जी, दवाइयाँ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एंटीसाइकोटिक फर्स्ट जनरेशन भी और सेकंड जनरेशन। पहले तो हम इनके बारे में मुकम्मल जानकारी मरीज़ के घरवालों को देते हैं, और पहला उनका ही हक होता है कि वो अपनी प्रेफ़रेंस या अपना बताएँ कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर उसके बाद अगर वो हमारी एडवाइस चाह रहे होते हैं, तो उसमें हम मरीज़ को देखते हैं कि सेकंड जनरेशन ओलंज़ापिन का काफ़ी अच्छा रोल है, ये भी देखा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मरीज़ ने पहले कभी ये दवाइयाँ इस्तेमाल की, और में से कौन-सी दवाइयों पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आया था, उस चीज़ पे भी हमारा दवाई सेलेक्ट, मतलब चूज़ करने का वो होता है, उस पे डॉक्टर भी हम साहब, सेलेक्ट। मेरे खावंद जब से ये दवाई खा रहे हैं, उनके अज़दवाजी ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो गए हैं। वो क्यों? इस दवाई से मैंने आपको जैसे बताया था, ये दिमाग के केमिकल पे एक्ट करती है, जिसका नाम डोपामिन है। उसके साथ-साथ जब डोपामिन हमारी जिस्म से कम हो जाता है, तो एक केमिकल प्रोलैक्टिन, वो हमारी जिस्म में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कभी-कभी जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं, जैसे कि जिसमें छाती का बढ़ जाना, और इसके अलावा जिनसी ख्वाहिशात का कम हो जाना, और इसके ये अलामात शामिल होती हैं। तो डॉक्टर साहब, उसके लिए फिर क्या करें? अगर वो अ, उनके अज़दवाजी ताल्लुकात खत्म हो गए, हमारी शादी को अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो हम अ आगे कैसे जिंदगी गुजारेंगे? उसके लिए हमें करना ये होगा कि हम उससे पहले सीरम प्रोलैक्टिन उसके लेवल्स करवाएँगे। अगर वो उससे बड़े बढ़े हुए होंगे, तो उस हिसाब से हम एक दवाई जिसका नाम एरिपेप्राज़ोल है, उसको ऐड करेंगे, ताकि हम इन चीज़ों पे आपकी मदद कर सकें। सो आप ये कह रही हैं कि इस दवाई को बंद करके फिर कोई और दवाई देंगी?
नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था, एक दवाई है जिसका नाम एरिपिप्राज़ोल है, हम इसको इसमें शामिल करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता हम उसके साथ देखते रहेंगे कि उसका असर अगर हम उसको बढ़ाएँ मेरा तो खावन फिर एक के बजाय 2 दवाइयां खाएगा, एरिपिप्राज़ोल और रिस्पेरिडोन। इसमें अगर मरीज़ को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जैसे कि जिनसी तय का, तो ऐसा हो सकता है कि हम आहिस्ता-आहिस्ता इस दवाई को बंद करके दूसरी दवाई पे शिफ्ट करें। रिस्पेरिडोन को बंद करके दूसरी दवाई पे शिफ्ट करें। कितने अरसे तक इलाज चलेगा? इस पे अगर हम बात करें तो इस पे सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि मरीज़ की अलामात में कितनी बेहतरी आई है और अलामात ठीक होने के बाद भी 1 से डॉक्टर 2 साहब, साल तक अगर हम रिस्पेरिडोन फेल हो गई, अज़वाजी ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, एरिपिप्राज़ोल से वो ठीक ना हुआ, ओलेंज़ापीन ने बात ना बनाई, तो फिर क्या होगा? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में भी कुछ दवाइयाँ हैं जिसको आप वक़्त की मुद्दत की कमी की वजह से हमें अपनी बात यहीं ख़त्म करनी पड़ी। अगर फिर मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँगी। आपके ताउन का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैंडिडेट नंबर 5। ये मैं जितनी मेहनत की है ना, ये सब मैं जो पास हो गए उनसे वसूलूंगा। अच्छा, और वो एक ही तरीका है वसूलने का, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा FCPS लोगों को पास करवाओ। ओके, कैंडिडेट नंबर 5। यस सर। ओके, बेनजीर, सॉरी। स्टार्ट करें? ओके, मिस नसीबो हैं, 42 साल की खातून, डाइवोर्स वुमन with depression and anxiety. She has only had a partial response to antidepressant. You have suggested that she should be referred to dynamic psychotherapy services. Miss Nasibo knows much about it. Your consultant has asked to speak to her. Speak to Miss Nasibo and explain to her what dynamic psychotherapy is likely to involve. Dynamic psychotherapy. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर शहनाज है, आपका क्या नाम है? नसीबो। अच्छा नसीबो साहिबा, ये कमरा इम्तिहान है और ये मेरे मोहतरम उस्ताद साहब मौजूद है। मुझे कहा गया है कि मैं आपसे सेहत से मुतल्लिक चंद सवालात करूं और आपके कुछ सवालात का जवाब दूं। उम्मीद है आप ताउन करेंगी। वक्त की कमी के बायस हो सकता है मुझे आपको कहीं बीच पे रोकना पड़े, उसके लिए मैं आपके लिए पहले से माफ़ पाऊँ। अच्छा नसीबो साहिबा, मुझे पता लगा है कि आपने दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं और आपको आपकी अलामात में कुछ बेहतरी आई है। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि 10 में से कितने फ़ीसद बेहतरी आई है? अगर मैं आपसे डॉक्टर साहब, पूछूं। दवाइयां तो मैं बहुत अरसे से खा रही हूँ और मुझे लगता है कि बस 50-60% ही फर्क पड़ता है, लेकिन काफी तबीयत फिर भी खराब रहती है। अच्छा 50-60% बेहतरी है, ठीक है। अच्छा आपको एक तरीका इलाज जो है वो आपके मौलिद से मेरी तफ़सीलन बात हुई है, उसमें एक तरीका इलाज कहा गया जिसको डायनामिक साइकोथेरेपी बोला जाता है। सो डायनामिक साइकोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है कि साइकोथेरेपी से मुराद असल में ये है कि हम बातचीत के ज़रिए आपसे इलाज करेंगे। दवाइयाँ जो हैं उनका एक ख़ास रोल है कि एक हद तक तो वो असर करती हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये कहूँगी कि दवाइयों से इंसान के मसले तो हल नहीं हो जाते ना, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या बचपन में जो कोई खामियां रह गई हैं या कोई ऐसी बातें हैं जो कि आपके कॉन्शियस ज़हन में या जो इस वक़्त आप मुझसे बातचीत कर रही हैं उसमें नहीं है। सो आपके जो मसले मसाइल हैं जो बचपन से चलते आ रहे हैं या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या ऐसे मसाइल हैं जिनका आप हल नहीं कर पा रहे और आपको लग रहा है कि दवाइयों से कोई ख़ास बेहतरी नहीं हो रही, तो उसके लिए हम एक साइकोथेरेपी जिसको बातचीत के ज़रिए इलाज कहा जाता है, ये बातचीत के ज़रिए एक तरीका इलाज है, वो आपको तजवीज़ किया गया है। नसीबो साहिबा, क्या आप मेरी बात समझ रही हैं? मैं समझ रही हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें मुझे ये बताएं कि क्या ये थेरेपी जो है वो मेरे जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, जो लोगों के साथ मेरे झगड़े हो जाते हैं, जो मेरा काम करने की सलाहियत है, उसमें बेहतरी ला सकती है? जी, बिल्कुल। आपको मैंने जैसा कि अर्ज़ किया है, दवाइयों का एक ख़ास रोल था और वहाँ आके
आप में मजीद 50-60% से बेहतरी नहीं आ सकती, नहीं आ रही। मुमकिन है कि बेहतरी आ भी जाए, लेकिन इस वक्त इस तरीका इलाज से ये होगा कि आपने जिस तरह बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं कि जिस तरह आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप्स या ताल्लुकात है उनमें भी बेहतरी आ जाएगी। या ऐसी जो बातें जो इंसान, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान ने अपने लाशऊर में दबाई होती हैं। सो साइकोथेरेपी का मकसद ये होता है कि जो लाशऊर में बातें दबाई हुई हैं डॉक्टर साहब, और ये अंदर ही अंदर डायनेमिक इंसान को। साइकोथेरेपी में हम करते क्या है, होता क्या है? जी, मैं यही आपसे अर्ज़ कर रही हूँ कि हमारे लाशऊर में कुछ बातें होती हैं जो दबी होती हैं, जो छुपी होती हैं, जिनका बज़ाहिर तो हम इज़हार नहीं कर रहे होते, डॉक्टर साहब, ये तो लेकिन मुझे वो अंदर समझ ही आ अंदर गया। इंसान को। आप हाँ जी। आपसे मैंने पूछा इसमें होता क्या है, कितनी जी, दफा डॉक्टर को मिलना है, कितनी जी, देर के लिए जी, मिलना है, उसमें जी। क्या होगा, मुझे क्या करना अच्छा, है, वो ठीक, सारा उस डायनेमिक ठीक, साइकोथेरेपी का जो लफ्ज बोला जा रहा है जी, उसमें मुझे मुझे क्या वो सारा जी, स्ट्रक्चर ठीक। क्या है उस थेरेपी का? जी, जी, ठीक, ठीक, ठीक है। अच्छा नसीबो साहिबा, अच्छा ऐसा है कि मुझे आपका सवाल समझने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब मैं समझ गई और मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस तरह आप डॉक्टर के पास आती हैं, तो उसके ख़ास नंबर ऑफ सेशंस होते हैं ना, कि आप इतनी देर के लिए मुआलिज के पास बैठेंगे, तो इसमें कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ये वीकली बेसिस पे, यानी कि हफ्तावार आप अपने साइकोलॉजिस्ट यानी कि अपने मुआलिज के पास बैठेंगी। वो आपसे बातचीत के ज़रिए इलाज करेंगे और आपको बेहतर तरीके से बताएँगे कि अपनी मुश्किलात का अपनी जो आपकी परेशानियाँ, उनका हल कैसे ढूँढना है, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कैसे करना है। इसमें हम करते ये हैं कि ये इलाज ना लंबे अरसे तक चलता है। कुछ लोगों को 6 माह में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। हर हफ्ते में 1 या 2 बार बुलाया जाता है, और कुछ लोग जो हैं उन्हें लंबे अरसे तक के लिए इलाज के लिए आना पड़ता है। इसमें आपको मैंने ये बताया है, 1 हफ्ते में इसमें मैंने आपको ये बताया है कि 1 हफ्तावार सेशंस होंगे आपके, 2 हफ्ते में 2 दफ़ा भी बुला सकते हैं, 6 माह तक चल सकता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इलाज जो है वो मज़ीद लंबे अरसे के लिए चल सकता है। लेकिन आपको मैं ये बताती चलूँ कि इस तरीका इलाज के ज़रिए फ़ौरी आराम नहीं आएगा, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी सोचें जो है वो बेहतर होनी शुरू होंगी। तो फिर आपकी जो तबीयत है उसमें बेहतरी आना शुरू हो गई। क्या नसीबो साहिबा आप मेरी बात समझ रही हैं? मैं समझ रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब हर हफ्ते आना है अगले 2 साल के लिए, तो जी। ये तो मैं अस्पताल के चक्कर लगा लगा के ही रह जाऊँ। जी, इसमें ऐसा है कि मैंने आपसे ये ज़िक्र किया कि कम से कम 6 माह के लिए तो आना पड़ेगा। लेकिन देखा गया कि कुछ मरीज़ों को 6 माह में भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझ सकती हूँ कि आप बड़े मुश्किल वक़्त से गुज़र रही हैं और पहले बीमारी की टेंशन भी, और आना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सब करने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि आपको बेहतरी की डॉक्टर साहब तरफ अगर लाएँ। बातचीत ही करनी है और जो आप मुझे बता रही हैं तो फिर मैं किसी के साथ भी कर लूँ, ये वाली जी, चीजें मुझे कोई भी बता देगा, मुझे अस्पताल आके उस डॉक्टर से ही क्यों सही। मिलना है? सही, मैं आपको अब इस बात का, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, आप ठीक आपके कंसर्न्स हैं या जो बात आप कर रही हैं, उसमें उसका असल मकसद ये है कि एक तो रेगुलर बातचीत होती है ना, लेकिन इसमें हम इसको स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड बातचीत से मुराद ये है कि ख़ास पहले आपकी डिटेल से तफ़सीलन आपकी जो ज़िंदगी के जो आपने वक़्त गुज़ारे हैं और जो आपकी हिस्ट्री है वो तफ़सीलन ली जाएगी, और फिर देखा जाएगा कि कहाँ पर ये सारी आकर। बातें तो मैं अपनी सहेली के साथ सुबह से रात तक करती रहती हूँ, फर्क तो कोई पड़ता नहीं। जी, मैं समझ सकती हूँ कि जब इंसान लंबे अरसे के लिए हो तो वो इस कदर मायूसी का शिकार हो जाता है। लेकिन आप इस थेरेपिस्ट से मिलने का, यानी कि साइकोलॉजिस्ट से मिलने का मतलब ये है कि वो आपकी सिर्फ़ बातें सुनेंगे नहीं, बल्कि आपको कुछ तरीका इलाज भी बताएँगे, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बताएँगे कि जिससे आप बेहतर तरीके से मुश्किल हालात का तो वो अपने आप, क्या क्योंकि तरीके हम हालात। हैं? वो कुछ आप मुझे उनके तरीकों के बारे में बता सकते हैं कि जी ये तरीके हो सकते हैं? जी, ठीक। इस बारे में हमें अभी मैं मज़ीद जैसे-जैसे आप, क्योंकि इस छोटी-सी गुफ्तगू में आपको मेरे लिए मुमकिन नहीं हो कि मैं आपको बता सकूँ, लेकिन मैं आपको कुछ इसकी मालूमात जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। इसमें ये है कि सबसे पहले हम आपका तफ़सीलन इंटरव्यू आपका किया जाएगा, ठीक है? और उसमें देखा जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको थैंक यू डॉक्टर तारुफ़ साहब। ओके, कैंडिडेट नंबर 6। Yes, sir. ओके, रेडी? Yes, sir. ओके, मिस्टर Kami, 32, Mrs. Kami, 32-year-old woman, admitted with her baby boy to mother and baby unit
gynecology, right? After developing a puerperal psychosis of the affective type. She has responded well to antipsychotic medication and is due for discharge. She has asked to see you to discuss her illness and what it means for the future. So discuss her recent illness with her, answer any questions that she may have. You are not expected to take a history of symptoms of puerperal psychosis or examine the current mental state examination. So you're not supposed to do two things: no history, no mental state. But you have to Right. answer to the questions and describe the illness. Please start. अस्सलाम वालेकुम मिसेस कामी। मेरा जी नाम वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। इकरा है और मेरा ताल्लुक शोबा नफ्सियात से है। आज यहाँ इम्तिहान हो रहा है और मेरे मोअज़्ज़िज़ उस्ताद इकराम ने मुझे कहा है कि मैं आपसे आपकी ज़हनी सेहत के बारे में कुछ बातचीत करूँ। उम्मीद है आप ताउन करेंगी। आप मुझे बता सकती हैं कि आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ठीक है। और आपके पहले कितने बच्चे हैं? मेरे ये तीसरा बच्चा है। तीसरा बच्चा है, ठीक है। आप ठीक है, आप मुझे बताया गया है कि आप कुछ अरसे से अस्पताल में दाखिल रही हैं, आपको कुछ ज़हनी मसले की अलामात आ रही थी। आप इसके बारे में मुझसे क्या जानना चाहेंगी? डॉक्टर साहब मुझे सब कुछ बताइए, क्या बीमारी है, क्या डायग्नोसिस है, इसमें क्या होता है, आगे मुझे क्या करना है। ठीक है, मिसेस कामी, इस तरह से है कि हमल के दौरान और हमल के बाद औरतों के ज़हन में कुछ इस किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं हार्मोनल वजूहात की वजह से, जिससे बहुत से नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि हमल के दौरान और उसके बाद का टाइम एक स्ट्रेसफुल पीरियड, एक जिसे कहते हैं कि जिसमें बॉडी पर एक स्ट्रेसफुल पीरियड कहा जाता है। उसकी वजह से इंसान की औरत की नफ्सियात पे कुछ शदीद तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं, जिसमें बहुत से अवामिल का अहम किरदार है, जिसमें से डॉक्टर साहब जीनियाती मेरा अवामिल भी हैं। डायग्नोसिस क्या है, उसका नाम क्या है? जी, आपको जिस तरह से मुझे बताया गया है कि आपको अफेक्टिव टाइप की मसला हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको पर्प्यूरियल साइकोसिस हुआ है, जिसमें पर्प्यूरियल साइकोसिस हुआ है, जिसकी वजह से सर मैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एग्जैक्टली तो कि मुझे 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 डॉक्टर ने बताया कि जी आपको पोस्टपार्टम साइकोसिस है, और जी पोस्टपार्टम साइकोसिस में आपको मिजाज में ऐसी तेजी आ गई थी कि मुझे दवाइयां देनी पड़ी। तो जी ये पोस्टपार्टम साइकोसिस जो है वो अभी मुझे क्यों हुआ, और फिर ये कि मुझे आगे क्या एहतियात करनी है। ठीक है। मिसेस कामी, और जिस तरह मुझे से मैंने आपको ये बताया, बताइए कि कितने फीसद लोगों को पोस्टपार्टम। Now, FCPS Part 2 candidate is supposed to give very relevant and pertinent answers, not like IMM. So, ओके सर। वहां पे जनरल चल जाती गुफ्तगू, यहाँ डाटा रैशनल प्रिसाइज होना चाहिए। आप लोग ज्यादातर लोग वही गलती कर रहे हैं, आप लोग ना डाटा बोल रहे हैं, ना उसकी फिगर्स दे रहे हैं, ना आप लोग एक्सप्लेनेशंस में एक्चुअल प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट के लेवल पे गुफ्तगू कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रिसाइज हो। जी डॉक्टर साहब। जी, आपको पोस्टपार्टम साइकोसिस हुआ है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें जीनियाती अवामिल भी हैं। उसके अलावा बच्चे की पैदाइश हमल के दौरान और उससे पहले जहन में कुछ केमिकल की तब्दीली की वजह से ये मसले हो सकते हैं, जिसमें नींद का कम होना, गुस्से का ज़्यादा आना, अपनी और बच्चे की ठीक तरह से देखभाल ना कर पाना इसकी अलामात में शामिल है। और कितने इसमें फीसद औरतों को ये होता है डॉक्टर साहब, पोस्टपार्टम साइकोसिस? सर आई एम सॉरी, आई कैन नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट फिगर। और कितने फीसद औरतें हमल के बाद इसका शिकार होती हैं, और कितने फीसद में वो अपने आप को या बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं? और आने वाले वक्तों में कितने फीसद चांस है कि मुझे दोबारा ये बीमारी हो सकती है, और इसके लिए लॉन्ग टर्म मुझे कोई इलाज करना है कि बस इलाज यहीं पे खत्म हो जाएगा? जी पोस्टमार्टम मिसेस कामी, साइकोसिस इफेक्टिव कंपोनेंट, इलाज यहीं यस। पे खत्म या आगे ट्रीटमेंट होगा? जी मिसेस कामी, इसका इलाज जारी रहेगा। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास बाकायदगी से रुजू करना पड़ेगा। इसकी अलामात जिससे आपको खबरदार रहना है, उसमें नींद का कम होना, गुस्से का ज़्यादा आना और आपके तो बच्चा मिजाज तो में मेरा हो तेज़ी। गया डॉक्टर साहब, मैं अभी ठीक भी हूँ,
फिर भी आप कह रही हैं मैं दवाई खाती रहूं, क्यों? जी, दवाई खाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार करके किसी और बीमारी की शक्ल ना ले ले। कितनी फीसद औरतें दवाइयां छोड़ देती हैं और ठीक रहती हैं कि उनको आगे मसला भी नहीं होता और वो ठीक रहें? और कितनी फीसद औरतें को दोबारा बीमारी हो सकती है अगले हमल के दौरान? अगले हमल के दौरान बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और तहकीक से ये देखा गया है कि जिन औरतों में पहले ये बीमारी हुई हो उनके अगले हमल में भी ये बीमारी वापस आ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप दोबारा आपको हमल हो तो आप डॉक्टर से रुजू करें और उनको अपनी हिस्ट्री बताएं और अगर आप कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं तो उसके बारे में भी बताएं। इसके इलाज के लिए दवाइयाँ आपको लंबे अरसे के लिए खानी पड़ सकती हैं, जिसमें एंटीसाइकोटिक्स भी हैं और मूड स्टेबलाइजर्स भी हैं। वो हम आपसे कोई भी दवाई शुरू करने से पहले हम आपसे बातचीत करेंगे, उसके मुज़र असरात और वो डॉक्टर साहब, सब आपको बताए जाएंगे। इंग्लैंड में हूँ और मुझे एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ट्रांसडर्मल ईस्ट्रोजन अगर मैं लंबे अरसे के लिए खाऊं तो मेरे फर्दर जो हमल हैं उनमें मुझे चांसेस नहीं है कि बीमारी हो। और इस सिलसिले में आपका क्या मशवरा है? जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये बीमारी हमल के दौरान हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से होती है, तो तहकीक के मुताबिक ये देखा गया है कि ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन का इसमें अच्छा रोल है और इससे ये मुमकिन है कि बहुत हद तक इस बीमारी को दोबारा होने से रोका जा सके। ये डॉक्टर साहब, ट्रांसडर्मल ईस्ट्रोजन होता क्या है? ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन का मतलब है कि एक पैच होगा, जिस तरह एक छोटा सा कह लें कि एक आपकी जिल्द पर ट्रांसडर्मल का मतलब है कि स्किन जिल्द पर लगाया जाएगा, जिससे दवाई की मामूली मिकदार आपके खून में शामिल होती रहेगी और वो एस्ट्रोजन को कितनी रिलीज मिकदार करती डॉक्टर रहेगी। साहब? ईस्ट्रोजन की कितनी मिकदार रोजाना मुझे चाहिए कि मैं दोबारा बीमार ना हूं और मेरा हमल अगला बीमारी के बगैर हो जाए? ओके, थैंक यू, नो वरीज, इट वाज आपके ताउन का डिफिकल्ट। बहुत शुक्रिया। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। आपके कुछ सवाल हैं, उनका मजीद इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच। Perfect. Thank you, Dr. Saab. Thank you. Sorry, it was a difficult station, but थैंक all यू of you should be technically राइट सर। prepared for these things. No worries. Okay, candidate number 7. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. Ready for it? जी सर। Okay, मैं शेयरिंग कर दूं स्क्रीन में, आपको कुछ दिखाता हूं। नहीं, इधर से। ओके, सॉरी। मैं एक सेकेंड। ओके, डॉक्टर साहब, ये आपको रिपोर्ट्स नजर आ रही हैं? जी सर। ओके, इनको जरा गौर से देख लीजिए। ठीक है, जी सर। सारी रिपोर्ट्स देख ली? ये यहां से शुरू हुआ है, सिनेरियो भी पढ़ लें, खुद से पढ़ लें। A 22-year-old girl is admitted with anorexia nervosa. Her physical findings are pulse 58 beats per minute, blood pressure 90 by 65 millimeters of mercury, temperature 36.2 degrees centigrade. Look at the following blood results. जी सर। इसमें हिमाटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये फिगर्स हैं सारी, ठीक है, और जी सर। थायराइड प्रोफाइल है, लिवर फंक्शन टेस्ट है। गॉट इट? जी सर। ओके, मैं ये ओपन छोड़ देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं। Data interpretation of blood results. Please circle the appropriate mark for each sorry, ये मेरे लिए। Abnormalities. एनोरेक्सिया नर्वोसा ब्लड रिपोर्ट्स आपके पास हैं। एबनॉर्मेलिटीज हाईलाइट करें, क्या क्या नजर आ रही हैं? जी सर। First of all, I will start with hematology report.
According to this report, the hemoglobin level is 9.4 डॉक्टर grams साहब per इधर से शुरू deciliter. करें, इधर से शुरू Okay, करें, यहाँ okay. से. This is a scenario of a 22-year-old girl which is admitted in the ward with a history of anorexia nervosa. And according to this scenario, her pulse is 58 beats per minute, which is pointing towards lower range. And in So blood pressure, this is bradycardia. और yes, it's पहली below finding 60. bradycardia, Therefore, second it is finding, bradycardia. second finding. Her temperature is also on the lower side. Ideally, it should be around So this is 37 degrees hypothermia. centigrade. Yes, it Blood is pressure hypothermia. 90/65. Hypotension, bradycardia, hypotension. तीसरी चीज आपने बोली hypothermia. Right? Yes, sir. Yes. आगे चलें. अब ये बताएं. According to hematology report, मैं her hemoglobin is below 12 grams per deciliter. Therefore, it is the case of anemia. Also, her white blood cell count is less than 4. Therefore, it is a case of and leukopenia. Leukopenia. Okay. What else? The platelets are also less. Thrombocytopenia. It should be more than 150. Okay. We should also be able to see MCH, but it is not available. In hematocrit, the value is 0.27. It should be above 33. And ESR should be 1 or less than 1. In liver function tests, her gamma GT is raised. Her albumin levels are low. She also has serum electrolyte disturbance, most probably due to self-induced vomiting. She also had disturbed creatinine levels. It should be 1. And her calcium is on the lower side. It should be 8.5 to 12.5. Her phosphate levels are also disturbed. Her glucose random is also disturbed. It is hypoglycemia. And in thyroid function tests, we should be able to see the levels of T3 because T3 free T3 levels should be low in the case of anorexia nervosa. Current situation, why the thyroid TSH is 0.03 and T4 is 25.4. Are they normal? I guess the thyroid stimulating hormone is raised. It should be 0.025. I guess I'm not so sure. Okay, this is abnormal, and this could be because of probably she is taking thyroxine and she's anorexic. She want to lose weight. Some people use thyroxine. Despite the fact their thyroid is normal, they take thyroxine to lose weight. So maybe she's abusing thyroxine. This could be secondary to that. FCPS level का सवाल है, ध्यान से. Physical signs, 1 point each up to a maximum. What could be the physical findings in such scenario? Starting with the observation on the general physical examination, she would be pale looking, weak, physique girl with langu hair present on her body. She would be having cold, calm, and cold and wet skin. She will have pallor in her eyes. Also, there may be So ideally speaking, you should be talking about the physical findings of anorexia nervosa.
डायग्नोसिस ऊपर मेंशन कर दिया गया. So what are the physical findings of anorexia nervosa? On physical examination, she would be having bradycardia, low blood pressure. वो तो हो गया Her ऊपर. respiratory आगे चले. rate can be raised. नहीं Also, डॉक्टर साहब वो मेंशन हो गया. लेनोगो हेयर she आपने can be एक having बोला fine tremors. और हाँ She can be having fine tremors in her hands. Uh, she may be having a positive Russell sign. She may have the erosion of teeth due to repeated vomiting. Okay. She can have a pronunciated lobe. Liver can be enlarged. Mhm. She may have proximal myopathy. Mhm. Okay, हम आगे चलते हैं. Swollen salivary glands, dental caries, erosion of the enamel, lanugo hair, brittle hair and nails, peripheral edema, areas of skin breakdown, and purpuric rash. Now, what routine investigations would you further likely to order? Besides the above investigations that you have seen, what else, what other investigations are needed? Okay. I would like to perform ECG to see the cardiac abnormality. I would also request for hello. I would also request for free T3 levels. Okay. And I would check for psychological interventions. Okay. Thank you very much, Dr. Saab. Full blood count, urine examination, glucose, thyroid function test as a whole, vitamin B, folate, serum calcium, magnesium, and phosphate. Okay. Right. Next candidate. Yes, sir. Okay. Sorry. Sorry. Just give me a minute. Okay, sir. Okay. Okay, this is the scenario. Can you read it yourself? Yes, sir. A 23 years old woman has been admitted to the ward with a 5-day history of paranoia, auditory hallucinations, low mood, and periods of agitation and confusion. Are you clear about the scenario? Clear about the scenario? Yes, sir. 23 साल की Yes, sir, लड़की है, वार्ड में दाखिल हुई है, 5 दिन की हिस्ट्री है पैरानोया की, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस Yes. की, लो मूड एंड पीरियड्स ऑफ एजिटेशन एंड कंफ्यूजन. This is the appearance. Yes, Can sir. you see the appearance? Yes, sir, I can see. Okay. Are you clear about it? Yes, sir. Okay. ये MRI का रिजल्ट है. देख लिया? Yes, sir. तो फिजिकल एग्जामिनेशन हमने आपको चेहरे के फीचर्स दिखाए हैं और एमआरआई भी आपको दिखा दिया, और एमआरआई की फाइंडिंग पे एरो पॉइंटेड आउट है, वो भी आपने देख लिया. ठीक है? Yes, sir. Shall we start? Okay, sir. Okay. Now, ये आपका टास्क है. Phone your consultant and inform them of 1. The facial appearance of the girl, what the MRI scan shows, your suggested diagnosis, and we will ask you further questions. So you have to just respond to these 3 questions first. Facial appearance of the girl, what the MRI scan shows, and your suggested diagnosis.
Okay, sir. Go ahead. Sir, on the facial appearance of the girl, there were some hyperpigmentation marks that were distributed in the over the nose and as well as the cheeks. That was a type of a rash. And upon the MRI, that is the CT scan, that is the MRI with contrast, axial scan. So there is a area of hyperintensity over the just beside the lateral ventricles. That is pointing, the arrow is pointing towards that hyperintensity. Your suggested diagnosis. Sir, according to the malar rash, and there are the areas of hyperintensity specifically pointing the MRI. My diagnosis is as of could be multiple sclerosis. Multiple sclerosis में rash होता है. Yes sir, skin rash, malar rash हो सकता है. Okay. तो ये फाइंडिंग क्या है MRI पर? इसके बेसिस पे MS को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये फाइंडिंग तो नहीं होती. Sir, it could be some space occupying lesion. So SOL में क्या है? ये ट्यूमर है या कुछ और है? The specific boundaries are not clear, but it could be a tumor. Or what else it could be? This is, अच्छा मैं आपको हिंट दे देता हूँ. ये अनफॉर्चुनेटली दो चीजों को कंबाइन किया है. ठीक है. ये जो फाइंडिंग है लड़की की चेहरे के ऊपर जो बटरफ्लाई किस्म का रैश आ रहा है, तो ये आपको मिसगाइड करने के लिए प्रेजेंटेशन आप देखें बच्ची की क्या है कि 23 साल की औरत है, 5 दिन की हिस्ट्री है, पैरानोया, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, लो मूड, पीरियड्स ऑफ एजिटेशन एंड कंफ्यूजन. ये जो रैश है इसका ऊपर वाले सिम्टम्स के साथ कोई ताल्लुक प्रोबेबली नहीं है. राइट. ये जो MRI है इसकी रिपोर्ट में ये जो फाइंडिंग है, दिस इज सबड्यूरल हीमाटोमा. ओके सर. अब अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको ये फेशियल अपीयरेंस ऑफ द गर्ल एक्सप्लेन करनी, तो देयर इज अ बटरफ्लाई रैश स्किन पे जो कि स्प्रेडेड है एक स्पेसिफिक पैटर्न में, बट अदर टाइप्स ऑफ रैशेस भी हैं. But MRI shows subdural hematoma. She's just 23-year-old girl. So your suggested diagnosis could be left parietal bleed or compression of the left ventricle, slight midline shift. So what possibly could be the cause? What is your diagnosis? अब 23 साल की लड़की है, उसको हीमाटोमा बन गया ब्रेन में और चेहरे पे पैचेस आ गए, क्या डायग्नोसिस हो सकता है? और प्रेजेंटेशन उसकी कंफ्यूजन, एजिटेशन और पैरानोया है. 5 दिन की हिस्ट्री है. आपके ख्याल में सारी चीजों को मिला के मैं क्या डायग्नोसिस दूं? सर, इट कुड बी अ प्रेजेंटेशन ऑफ डिलीरियम secondary to a traumatic brain injury. Right. Good. Shabash. It could be because of the traumatic brain injury or trauma. Yes. She might have fell. ये ऊपर देख लीजिए आप चेहरे के ऊपर, और यहाँ देखिए ये ब्रूज बना हुआ है. सो ये हो सकता है कि उसको नील बने हुए हैं, राइट, ब्रूजेस हैं और चोट लगी है सर पे. 5 दिन की हिस्ट्री है.
5 दिन की। पैरानोया है, एजिटेशन है, एग्रेशन है, 5 दिन की हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऑफ फॉल आप देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ फॉल देख के सबड्यूरल हीमाटोमा और वो ब्रूजेस को कोरिलेट करेंगे। गॉट इट? Yes, sir. Is there any other possibility beside this? Sir, since the patient is representing with a short history of paranoia, confusion, agitation, and also her skin is showing some hyperpigmented areas, there is a risk of some steroid-induced psychosis. Very good. Shabash. Very nice. Since she is also a young girl, she may be taking some kinds of steroids. Good. Very nice. Either in the form of OCPs or other drugs of abuse. Very good. So intoxication है किसी चीज की, delirium है, subdural hematoma है, injury है, ये possible diagnosis Yes. हैं, presented as agitation, aggression and paranoia. Yes, sir. Very good. खत्म. जाओ. Thank you, sir. Okay. अगला करें. Candidate number, what is the number? I forgot. 9. सर 9 और 10 को इशू हो रहा है वो ज्वाइन करने में। Okay. 9 और 10 भी नहीं हुए. 11. जी सर 11। Okay. डॉक्टर साहब तैयार हैं? जी सर। Okay, let's go for it then. Sorry. मैं मिस कर गया, मेरे साथ शीटें आगे पीछे हो गई। ओके, चलें ये करते हैं। 11, easy one for you. Okay, the scenario is Miss Samina, 28-year-old woman who was diagnosed with schizophrenia last year. Her antipsychotic medication was changed 2 weeks ago because of weight gain on her previous medication. She has been free of the symptoms for last 9 months. She has presented today complaining of the stiffness of the neck, jaw and tongue. She tells you that her eyes have rolled back. She is complaining of the pain and is very distressed, and she has no idea what's happening. Explain to her, what do you think the problem is? Describe the treatment you are giving to offer her and how you will going to give it to her. समझ आ गई? जी सर। Easy. Go ahead. अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताया गया है अच्छा मिस समीना, मुझे बताया गया है कि कुछ अर्सा पहले आपकी दवाइयाँ तब्दील हुई थी क्योंकि आप शिज़ोफ्रेनिया की मरीज़ा थी तो उसके लिए आप दवाई इस्तेमाल कर रही थी। तो आप मुझे और वज़न बढ़ा था, उस वज़ह से आपकी दवाइयाँ तब्दील हुई और आप जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं उसके बाद से आपको पट्ठों में बहुत दर्द हो रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है, आँखें ऊपर चढ़ रही हैं। तो ये जो सारी कैफ़ियत आपके साथ हो रही हैं, ये मैं समझ सकती हूँ बहुत तकलीफ़देह हैं और आप इसको अच्छा महसूस नहीं कर रही। दरअसल में जो हमें लगता है कि अभी शायद जो आपकी जो दवाई तब्दील हुई है उस वज़ह से कैफ़ियत हो रही हैं। आप मुझे बता सकती हैं कि कौन-सी दवा मिली थी आपको? डॉक्टर साहब मुझे दवाइयों का नाम नहीं याद, लेकिन मुझे नुस्खे पे आप देख लें, मेरा ख्याल है उसका नाम हेलोपेरिडोल है और 7.5 मिलीग्राम दी गई। अच्छा, ठीक है। ये जो मेरे साथ कैफियत हो रही है, इसको अपनी ज़बान में आप क्या बोलते हैं, फिर क्या करें हम इसका? हाँ, दरअसल में ये जो है जो आप महसूस कर रही हैं इसको हम EPS कहते हैं अपनी साइंसी ज़बान में, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम, जो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ खाने से हो जाता है। ख़ास तौर पे वो डॉक्टर साहब मेरी तो एंटीसाइकोटिक सिर्फ आंखों में मसला हो रहा है और पट्ठों में खिंचाव हो रहा है। जी, बिल्कुल। ये जो ताल्लुक है इसका दवाई से ही ताल्लुक है, जिसमें पट्ठों का खिंचना तो वो जो आपको आंखों को मसला हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? जी, इसको कहते हैं ओक्यूलर गायराइक क्राइसिस। आप अपनी और जो साइंसी पट्टों में ज़बान में मसला हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? पट्ठों में जो मसला हो रहा है उसको हम कह सकते हैं डिस्टोनियास, कि आपके जॉइंट बिल्कुल स्टिफ हो गए हैं, आपकी गर्दन जो हो गई है, स्टिफ हो गई है, उसको हम डिस्टोनियास कहते हैं। और मुझे एक टीका भी लगा था डॉक्टर साहब,
क्या ये उसकी वजह से भी हो सकता है? बिल्कुल उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन हमें पहले देखना पड़ेगा कि वो टीका कौन सा था। अगर वो टीका वही वाला था जो हम नफ्सियात में लगाते हैं तो बेशक उसकी वजह से हो सकता है ये। तो डॉक्टर साहब इसमें कोई फौरी तौर पे इलाज हो सकता है गोलियों के बजाय? जी बिल्कुल, जब मरीज ऐसी कैफियत में आते हैं तो हम उनको फौरी ही इलाज करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ इंजेक्शंस मौजूद होते हैं प्रोसाइक्लिन के, वो हम लगाते हैं और कुछ उसकी ही अरसे में कितनी मरीज बेहतर मिकदार महसूस मुझे करता आप है। देंगी? इसकी तक 10 मिलीग्राम। और डॉक्टर साहब कैसे देंगे, नाड़ में के पट्टे में? इसका हम पट्टे में भी लगा सकते हैं और इसको हम जो है आपकी वेन में भी लगा सकते हैं। और नाड़ में टीका लगाने से क्या फौरी तौर पे आराम आ जाएगा? जी बिल्कुल, ये है कि तकरीबन आप 5 मिनट, कुछ ही देर में आपको आराम आ जाएगा, तकरीबन तो 5 मिनट ये में। जो टीका है 10 मिलीग्राम का प्रोसाइक्लिडीन का जो आप मेरी नाड़ में लगाएंगी, वो ड्रिप में लगेगा कि सीधे आप नाड़ में ऐसे ही लगा देंगी? ये जो है आपको ऐसे ही लगेगा। तो इसमें मुझे कितनी देर अस्पताल में रुकना पड़ेगा? इसमें ये है कि जब हम आपको जब टीका लगाएंगे और आपको इंतज़ार कराएंगे कि जब तक आपकी अलामात बेहतर ना हो जाए और आप बेहतर महसूस ना करने लगें, आपके पट्टों में खिंचाव उस वक्त तक कम ना हो जाए, हम आपको मॉनिटर करते रहेंगे और थोड़ी देर तक अस्पताल में ही रखेंगे जब तक आप तो बेहतर महसूस ना करें। इसके कोई साइड इफेक्ट हैं टीके के जो मुझे जिसके बारे में परेशानी होनी चाहिए, प्रोसाइक्लिडीन के टीके के? अ, इस टीके के खास साइड इफेक्ट जैसे कि हर एक इंजेक्शन लगने के थोड़े हो सकते हैं कि उस जगह पे हो सकता है आपको थोड़ी सी सूजन आ जाए, ये हो सकते हैं। इसके अलावा ये टीके के टीकों के साथ तो नहीं, थोड़ी कब्ज की शिकायत का होना या थोड़ी घबराहट बेचैनी होना ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई मुकम्मल तौर पे ये आर्जी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है कि ये मुज़र असरात आपके चलते रहेंगे। सो आपके ख्याल में डॉक्टर साहब ये टीका बिल्कुल सेफ है और मुझे नींद तो नहीं आएगी, मैं घर जा सकूंगी 2-3 घंटे के बाद? जी, इसमें नींद का कोई असर नहीं है, आप जा सकेंगी। और डॉक्टर साहब ये टीका लगाने के से जो मेरा असर ठीक होगा वो फिर ठीक ही रहेगा कि मुझे दवाई भी ठीक करनी है? जी बिल्कुल, क्योंकि आपका इस दवाई से रिएक्शन हो चुका है, ईपीएस डेवलप हो चुका है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी दवा इस्तेमाल करें जिससे आपको ये कैफियत दोबारा ना हो या इस दवाई की मिकदार कम करें। चलो, that was an easy station, so you are over with it, right? थैंक यू सर। Okay, you are welcome. आओ जी, जिनके स्टेशन मुश्किल हैं वो ज्यादा नाराज ना हो। अच्छा, this is just a preparation, so don't worry about it. Okay, can you see my screen? Yes, sir. Okay, candidate number 12. Yes, sir. डॉक्टर साहब ये नजर आ रहा है आपको? सर मोबाइल की स्क्रीन पे सर छोटा है ये ना, एक मिनट एडिट कर लो। इसमें दवाइयां हैं ओलेंजापीन 20 मिलीग्राम ओरल, क्लोरप्रोमाजीन 50 मिलीग्राम ओरल, ओलेंजापीन 5 मिलीग्राम ओरल, वेरापामिल 80 मिलीग्राम ओरल, फ्लुओक्सेटीन 20 मिलीग्राम ओरल। ये वार्ड 22 में एक कंसल्टेंट ने दवाइयां लिखी हुई हैं और ऐसे मरीज को जिसकी तारीख पैदाइश 5 फरवरी 2069 है और मरीज का नाम माइकल फॉरेस्ट है। समझ आ गई? सवाल पूछूं? सर ओलेंजापीन दो मेडिकेशन दी हुई हैं 10 और 5, ठीक हो गया सर। सो ओलेंजापीन 20 मिलीग्राम और ओलेंजापीन 5 मिलीग्राम यानी कि टोटल 25 मिलीग्राम जा रही है। क्लोरप्रोमाजीन 50 मिलीग्राम जा रही है, लेकिन वो बवक्ते जरूरत है, रोज नहीं खाता मरीज। वेरापामिल 80 मिलीग्राम है और फ्लुओक्सेटीन 20 मिलीग्राम है। चलें आगे? Okay. You are asked to see a 32-year-old man who has been becoming more physically unwell over the last 24 hours. He is not your patient, but you know that his antidepressant have recently been changed. This is what his medications look like. His symptoms are
confusion, almost delirious, restlessness, agitation, sweating, shivering, tachycardia. Symptoms फिर बताऊं? Yes, sir. Sweating, shivering, Confusion, tachycardia. almost delirious, restlessness, agitation, sweating, shivering, tachycardia. What is your most likely diagnosis? The most likely diagnosis would be serotonin syndrome. Okay. And Dr. Saab, what other information would you like to know? सर इसमें मेडिकेशन का चेंज ओवर यानी कि फ्लॉक्सिटिन अभी जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट अभी चेंज की गई है तो क्या प्रॉपर वॉश आउट पीरियड दिया गया था उसमें कि नहीं एंड we will do some physical tests as well that includes CBC and liver function tests along with renal function tests. Remember, your diagnosis is serotonergic syndrome. What further questions you would like to answer yourself? एक आपने कहा कि प्रीवियस मेडिकेशन, दूसरा ये कि करंट मेडिकेशन कितने अरसे से ले रहे हैं, तीसरा आपने कहा उसका वॉश आउट टाइम पीरियड पूरा हुआ कि नहीं, फिर आपने कहा इन्वेस्टिगेशंस करेंगे सीबीसी और एलएफटीज और सर इसमें क्योंकि सेरोटोनिनर्जिक सिंड्रोम अगर हम देख रहे हैं तो इसमें कुछ फीचर स्पेसिफिक हैं जिस तरह मायोक्लोनस हम देख सकते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन that is next question. What other symptoms you would like to look for? What other symptoms? So myoclonus and some other symptoms like GIT symptoms like diarrhea that are specific to serotonergic syndrome. Or सर फीवर तो उसको सर पहले ही है सर और सर ब्लड प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं ईसीजी हम कर सकते हैं और सिम्टम्स कौन से होंगे सिम्टम्स और साइंस और कौन से एक आपने मायोक्लोनस बोला दूसरा आपने फीवर बोला तीसरा और कोई सॉरी डॉक्टर साहब आपकी आवाज मिक्स हो गई दोबारा बोलें हाइपर रिफ्लेक्सिया गुड और यही सर ओके लास्ट क्वेश्चन how would you manage this patient क्या करेंगे sir it's an emergency condition and considering the age of the patient so first of all the medication needs to be stopped so that is not prone to any more risk for serotonergic syndrome and he needs to be transferred to the ICU unit where the doctors will be taking care of like fluids and electrolytes and giving symptomatic treatment for fever for they can give analgesic medications for fever and they can give medication to calm the patients like benzodiazepines and so this is the immediate treatment and later on we will start the medication for his mood when he is more stable and when we feel that the medication that is in his system has washed out. That's it. Okay. So मैं थोड़ा सा describe कर दूं serotonergic syndrome में what is expected is yes. First thing, you will stop the SSRI. Second, you will discuss with the medical colleague and transfer to the ICU. Third, you will monitor the conditions, maintain an IV line. Fourth, you will cool down the temperature by giving the ice packs. Fourth, anticonvulsants for the myoclonus and seizures. 5, clonazepam can be given, nifedipine for hypertension. So he was already on verapamil, that needs to be changed. Intramuscular chlorpromazine as an antipyretic and sedative agent, not a benzodiazepine. That is what is requested. Okay, thank you.
Anybody else? Sir, candidate number 3. 3. हम 3 पे जाएं कि ओके 3 वापस आ गए? जी सर। शुरू करें? जी सर, जी सर। कुछ स्टेशन मुश्किल हैं, कुछ आसान हैं, लेकिन मुश्किल और आसान का कॉम्बिनेशन ही आप लोगों के लिए ठीक है। जस्ट इमेजिन की एग्जाम सिचुएशन। ओके डॉक्टर साहब। Yes sir. I am the patient. Assess frontal lobe function in this patient. Are you going to explain what you are doing and why you are doing it to the examiner? So frontal lobe examination. Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर एलिया है, मेरा ताल्लुक शोबा नफ्सियात से है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम नासिर है जी। अच्छा ठीक है। नासिर साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि आप हमारे पास क्यों तशरीफ लाए हैं? डॉक्टर साहब बस कुछ समझ नहीं आई, अजीब व गरीब सी अलामतें हो रही हैं, तो मुझे कहा गया कि तुम डॉक्टर साहब के पास जाओ और उनसे जाके मिलो, वो तुम्हारा कुछ मुआयना करना करेंगे, ताकि वो देखना चाहते हैं कि दिमाग का कोई ख़ास हिस्सा है जिसमें ख़राबी है, तो उन्होंने इसलिए आपके पास भेज दिया। ठीक है। अच्छा, आपको जैसे बताया गया है कि आपका कुछ दिमाग के एक्सरे हुए थे और उन एक्सरे के बाद जो है आपके दिमाग में जो तब्दीलियां देखी गई हैं, तो उस हवाले से मैं आपका कुछ मुआयना करना चाहूँगी। इस मुआयने में जो है मैं आपसे ज़बानी कलामी बात भी करूँगी और आपसे कुछ जो है हरकत भी करवाऊँगी। उम्मीद है आप मेरे साथ ताउन करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब प्लीज करें। डॉक्टर साहब Is she here or she left? नासिर साहब, अपनी बात समझिए। जी जी सॉरी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी डॉक्टर साहब, दोबारा से पूछिए क्या पूछना चाह रहे थे आप? हेलो। जी जी अब आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो। जी डॉक्टर आलिया आपकी आवाज आ रही है, आप पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर एलिया को फिर मसला हो रहा है। ओके, इस स्टेशन में मैं ब्रीफली बता दूं कि जैसे वही बात है कि रैपो, एम्पैथी और स्टाइल जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने FAS टेस्ट या कैटेगरीज पूछनी है मुख्तलिफ चीज़ों की, जानवरों की तस्वीरें दिखा के कि ये सारे जानवर हैं, और 1 मिनट के अंदर कुछ तस्वीरें दिखाएं या कुछ चीज़ें दिखाएं जिससे ये पता चले कि कैटेगराइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरे फिर आपको प्रोवर्ब्स देने हैं, वर्ड लिंकेज बनाने हैं, जो अल्फाज का जोड़ तोड़ या प्रोवर्ब्स और उनकी मानी पूछने हैं। तीसरा आपको रिस्पॉन्स इनहिबिशन एंड सेट शिफ्टिंग करनी है जिसमें ऑल्टरनेट सीक्वेंसिंग टास्क है। लूरिया 3 स्टेप टास्क लाइक रिस्पॉन्स ऑफ इनहिबिशन एंड सेट शिफ्टिंग, डिजिट स्पैन, कॉग्निटिव एस्टिमेट टेस्टिंग और मोटर स्पीच फॉर ब्रोकाज एरिया, विजुअल फील्ड, ऑप्टिक ट्रैक्स, और इस चीज को सारों को असेस करना है। तो ये फ्रंटल लोब असेसमेंट है। ओके, एनी अदर कैंडिडेट? दैट्स इट, वी आर डन। ओके, सो मैं 2 स्टेशंस में और बता दूं। एक मैंने टेम्पोरल लोब असेसमेंट का स्टेशन रखा था और एक मैंने अल्कोहल एंड ओपिएट्स का स्टेशन रखा था। ओपिएट्स में खास तौर पे ध्यान रखें कि जब आपने रेपो बिल्डिंग कर लेनी है तो उसके बाद आपने क्रेविंग के साथ साथ
आर्थ्रालजिया, माइल्जिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सिम्टम्स ज़रूर पूछने हैं। जो साइंस आपने देखने हैं उसमें पाइलोरेक्शन है, प्यूपल्स हैं, लैक्रिमेशन है, राइनोरिया है, यॉर्निंग, स्वेटिंग, हाइपोटेंशन, टेकिपनिया, फीवर, डिहाइड्रेशन, हाइपरग्लाइसीमिया से रिलेटेड सवाल पूछने हैं, तो उससे आपकी ओपियोइड की एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। सो दैट इज ऑल। अब अगर कुछ और पूछना है तो पूछ लें। जी बेनजीर, एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस हसन, गो अहेड, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? Exam is over, so if you want to ask any question, go ahead. No? मेरी आवाज आ रही है? No Yes, question? sir, आपकी आवाज आ रही है। Okay, so nobody wants to ask me any question. Okay, ये जितने भी stations हैं, सर ये जो जी जी सर ये जो MRI स्कैन वाला आपने रखा था उसमें SLE का डिफरेंशियल भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ये रैंडमली मैंने स्टेशंस बनाए थे मुख्तलिफ चीज़ों को अकोमोडेट करके। सो मेरा बेसिकली थीम ये थी कि कुछ मुश्किल स्टेशन और कुछ आसान स्टेशन। ज़ाहिर है मुश्किल स्टेशन में वो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे जवाब दिए थे। दो छोटा सा स्टेशन था, लेकिन जब आप पूरे पूरे आ गए तो स्टेशन खत्म हो गया। एग्जाम में भी ऐसे हुआ। कुछ लंबे स्टेशन जो साइकोथेरेपी से रिलेटेड होते हैं, CBT से, एक्चुअली एक्सपेक्टेड ये होता है कि आप लोग साइकोथेरेपी की डिटेल पूरी बताएंगे कि जी ये साइकोथेरेपी की किस्म है, ये इस बंदे ने इजाद की थी, इस थेरेपी में इतने सालों से इस्तेमाल हो रही है, साइंटिफिक डाटा ये कहता है, इतने % मरीजों को रिस्पॉन्स आता है, ये उसकी इंडिकेशंस हैं साइकोथेरेपी की, इतने सेशंस होते हैं, इतनी देर के सेशंस होते हैं, इन सेशंस में ये हम करते हैं टास्क, और पहले सेशन में ये होता है, फिर 5वें सेशन में ये होता है, फिर 10वें सेशन में ये होता है। सो एक प्रिसाइज साइकोथेरेपी की डिटेल रिक्वायर्ड है अगर साइकोथेरेपी का कोई स्टेशन आता है। सिर्फ ये नहीं जैसे आप IMM के एग्जाम में बताते हैं कि जी ये साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी एक तरीका इलाज है और इसमें हम बातचीत से इलाज करते हैं। नो, वी वांट एक्चुअल डेटा। दिस इज साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी, it contains this many sessions, it was devised by this person, it has a following database system. कॉकरेन रिव्यू कहता है कि जी इतने % डिप्रेशन के मरीजों में ये हेल्प करती है। कोई मेटा एनालिसिस है तो वो ये कहता है कि जी इतने % पेशेंट्स में ये रिस्पॉन्ड करती है। एंड अनलेस और अनटिल FCPS एग्जाम में आप साइकोथेरेपी या इसके रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं उसमें डाटा नहीं बोलेंगे तो आपको हैंडीकैप होगा। पास शायद आप हो जाएं लेकिन आप बॉर्डर लाइन पे रहेंगे। So if you really want to pass on a psychotherapy station, you have to be very precise with everything inclusive. किसने बनाई, कैसे बनाई, कितने अरसे से चल रही है, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, कितने % पेशेंट्स को रिस्पॉन्स आता है, इंडिकेशंस क्या होती हैं, सेशंस में क्या होता है, आउटकम स्टडीज क्या कहती हैं और रिस्पॉन्स रेट क्या है, वो आपने मरीज को कन्वे करना है। और वो एक्चुअली आप कन्वे तो मरीज को कर रहे होते हैं लेकिन होता तो एग्जामिनर है जो सुन रहा है। सो उसको ये आइडिया होना चाहिए कि आपको इस साइकोथेरेपी के बारे में मालूमात हैं, चाहे वो साइकोडायनेमिक हो, चाहे वो CBT हो, चाहे वो ब्रीफ हो, चाहे वो IPT हो, चाहे वो बिहेवियरल एक्टिवेशन थेरेपी हो, सारी डिटेल्स आपको बयान करनी है और बयान करनी है आपको 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। जब इन्वेस्टिगेशंस का ये स्टैटिक स्टेशन आते हैं जिसमें MRI रखा हुआ है या और चीजें रखी हैं, वहां पे भी यू हैव टू प्रेजेंट द डाटा। एट FCPS लेवल वी एक्सपेक्ट that a candidate would be able to give us a precise, rational, and again data-based answers, not just कि जी postpartum psychosis जो है वो ये होता है और नहीं, मुझे precise चाहिए कि postpartum psychosis का diagnosis है 1% of general population में होता है, females in a family history strong है उसमें होता है, females जो sensitive हैं, previous psychiatric illnesses हैं उसमें हो सकता है, chances of having
रिलैप्सेस जो है वो 3 to 27% है। रिलैप्स के चांसेस में आपको क्या करना है, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट कितने अरसे तक चलती है, एक्यूट ट्रीटमेंट कितने अरसे तक चलती है, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट कितने अरसे तक चलती है, सारा कुछ डेटाबेस चाहिए और एग्जामिनर की में ये चीजें मौजूद हैं। अगर आपने ये चीजें नहीं बोली डाटा के बेसिस पे तो आप मार्क्स लूज करेंगे। अब बात वो ये कि ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि उसने जो डाटा शीट बनाई है उसमें इसको कितने नंबर दिए हैं। सो आमतौर पे डेटाबेस से रिलेटेड 3 नंबर होते हैं। सो 7 नंबर लेके पास आप फिर भी हो सकता है कर जाएं, चांसेस हैं, और हो सकता है कि एग्जामिनर को अच्छा न लगे तो वो आपको 5 पे रख के फेल कर दे। सो बेसिक थीम FCPS की ये है कि आपको डाटा प्रेजेंट करना है, प्रिसाइज बोलना है। ये एल्बर्ट एलिस ने बनाई थी, कॉग्निशंस पे ये काम होता है, उसमें थेरेपी में ये होता है, साइकोसिस में ये करते हैं, इस थेरेपी की ये इंडिकेशंस हैं, इतने सेशंस हैं, ये आउटकम है, डाटा साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है। सो उससे रिलेटेड आपने बात करनी है। ओके जी, क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, बताइए। सर सर